गुड इवनिंग लर्नर्स। आलोक तिवारी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? हम लोग लास्ट लेक्चर में मॉडरेट पॉलिटिक्स को डिस्कस कर चुके थे। आज हम एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मॉडरेट पॉलिटिक्स 1885 टू 1905 मॉडरेट पॉलिटिक्स का दौर था। मॉडरेट पॉलिटिक्स फेल हो रही है और एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स का उदय हो रहा है, माने एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का उदय हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, इमरजेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स के उदय के कारण क्या हैं? तो उदय के कारण में एक प्रमुख कारण है और कुछ अन्य कारण हैं। तो प्रमुख कारण में क्या है कि 1885 से 1905 20 वर्षों का एक लंबा समय होता है। जो कांग्रेस ने मेथड अपनाया था, जो उसके ऑब्जेक्टिव थे और जो उसका मेथड था, उस मेथड से उसके ऑब्जेक्टिव कभी फुलफिल नहीं हो सकते थे। इसलिए मोह भंग हो गया, डिजोल्यूशन, मोह भंग हो गया। किसका? एक्सट्रीमिस्ट का। एक ऐसी आइडियोलॉजी कांग्रेस के अंदर पनपी जिसका उदारवादियों से मॉडरेट के साथ मोह भंग हो गया। और इस नई पॉलिटिक्स को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स। इसके मेथड भी चेंज होंगे, इसका मेथोडोलॉजी भी चेंज होगा। तो इंपॉर्टेंट रीजन क्या है एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स के? तो इंपॉर्टेंट रीजन पहला अरविंद घोष है। अरविंद घोष ने एक सीरीज न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के नाम से अपनी एक लेटर इंदु प्रकाश में क्रमबद्ध तरीके से प्रकाशित की और जिसमें उन्होंने मॉडरेट पॉलिटिक्स की आलोचना की। तो पहला तो ये होगा 1893 में, और दूसरा अगर आप तिलक को देखेंगे, लाल बाल पाल ये गुट है, तिलक को देखेंगे तो तिलक ने मॉडरेट पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल बेगर कह दिया कि राजनीतिक भिखमंगे हो आप लोग, राजनीतिक भिखारी हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इस पॉलिटिक्स से कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अदर रीजंस क्या हैं इमरजेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स की? अदर रीजन की अगर हम बात करें तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से इंस्पायरेशन मिली है किसको? यूथ को, और वो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ मुड़ गए। जैसे दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के संदर्भ में देखें, इंडिया फॉर इंडियन स्लोगन गिवन बाय दयानंद सरस्वती, भारत भारतीयों के लिए है, राइट। स्वराज की बात की तो मोटिवेशन यहां से भी मिला, मोटिवेशन एक जगह से और भी मिला। क्या कि हम देखेंगे कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी जो भारत में थी उससे एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडियंस का, और एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हुआ, राइट। और कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से क्या हुआ? फूड ग्रेन्स की कमी हो गई, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? बड़ी मात्रा में बारंबार भारत में अकाल पड़े, और एक एक बारी के अकाल में कई कई लाख लोगों की मौत हो जाती थी, भूख से मौत हो जाती थी। तो हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ फेमिन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। इसने भी क्या किया? यूथ को अंदर से झकझोरा, और वो एक नए मेथड पर चल पड़ा, एक नई आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ा। और कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग जो इस आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़े, उन्हीं को हम एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे। वो आइडियोलॉजी क्या है, वो मेथोडोलॉजी क्या है, अभी चर्चा कर रहे हैं। ब्रिटिश रेसिस्ट पॉलिसी, व्हाइट वर्सेस ब्लैक, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पास किया उन्होंने, और इंडियंस को राइट टू वोट नहीं दिया, हमें इस लायक नहीं समझा वोटिंग राइट के। तुम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को हम प्रीवियस लेक्चर में पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, और रेसिस्ट पॉलिसी के सिम्टम्स आप वहां से देख सकते हैं, राइट। फिर हम देखेंगे रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन, कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज। कर्जन ने भारत में जो काम किए, कर्जन साम्राज्यवादी तो है लेकिन अच्छा प्रशासक नहीं है। 1899 टू 1905 ये रूलिंग टाइम है कर्जन का। अच्छा प्रशासक नहीं है लेकिन साम्राज्यवादी है। अच्छा प्रशासक क्यों नहीं है? इसके कई काम ऐसे हैं जिसने क्या किया, भारतीयों के मन में आक्रोश पैदा कर दिया। जैसे यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर के आया, राइट, जैसे म्यूनिसिपैलिटी एक्ट लेकर के आया। सबसे विवादास्पद काम तो इसने बंगाल का विभाजन कर दिया, डिवीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल,
पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों किया? बंगाल का राष्ट्रवाद भारत के राष्ट्रवाद को मोटिवेट कर रहा था, तो भारत के राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए बंगाल के राष्ट्रवाद को तोड़ दिया जाए। तो बंगाल के राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए क्या किया गया? बंगाल का विभाजन कर दिया गया। और कैसे ये विभाजन में देखेंगे तो पश्चिमी बंगाल में और पूर्वी बंगाल में कैसे मुस्लिम मेजोरिटी, हिंदू मेजोरिटी, लैंग्वेज के ग्राउंड पर मेजोरिटी, माइनॉरिटी वगैरह वगैरह ये डिवीजन हुआ। उसकी वजह भारत की राष्ट्रवादिता और भारत की यूनिटी को तोड़ना था, राइट। तो रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे क्या और भी कुछ घटनाएं हैं जिन्होंने इंडियन इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर प्रभाव डाला, उनमें शामिल है 1896 में बैटल ऑफ अडवा हुआ और इथियोपिया ने इटली को हरा दिया। इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है और उस अफ्रीकन कंट्री ने एक यूरोपियन कंट्री इटली को हरा दिया। कितनी बड़ी घटना है भारतीय इतिहास की। दूसरा 1899 में बोअर्स वार हुआ अफ्रीका में। बोअर्स माने लोकल्स के बीच में और ब्रिटिश के बीच में। यहां पे देखेंगे बोअर्स डिफीटेड ब्रिटिश, ये भी बड़ी घटना है। और 1905 में क्या हुआ? जापान ने रसिया को हरा दिया। जापान जैसे एक छोटे एशियाई देश ने रसिया जैसे बड़े यूरोपीय देश को हरा दिया। मोटिवेशन नहीं मिलेगा? मिलेगा। बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलता है लेकिन उनका मोटिवेशन कुछ समय के लिए रहता है, फिर मोटिवेशन गायब हो जाता है। तो मोटिवेशन कभी आयात नहीं करना है, मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए और वो अंदर ही स्टे करना चाहिए, तभी आप लॉन्ग जंप का कोई मकसद पालिएगा, सपना देखिएगा, राइट। तो ये सारी वजह हैं। तो हमने क्या बताया? एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स के इमरजेंस का एक इंपॉर्टेंट रीजन है, अदर में कई रीजन और हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट रीजन ये है, तिलक है और अरविंदो घोष हैं। तिलक ने मॉडरेट पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल बेगर, राजनीतिक भिखारी बोल दिया। भिखारी हो आप लोग, वो भी राजनीतिक भिखारी हो, भीख मांगने से कैसे स्वराज मिलेगा? अदर रीजन्स में ये सारे रीजन है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात कंप्लीट हो गई होगी, राइट। अब हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कौन से हैं। तो ये बात आप जानते होंगे, इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में पहला लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सबको पता होगा, राइट। बीसी पाल, राइट। आर विंदो घोष, और विंदो घोष, राइट। अजीत सिंह, ये कुछ नाम हैं। अजीत सिंह अंकल ऑफ भगत सिंह, ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के नाम हैं, राइट। हमने याद करिए मॉडरेट लीडर्स जब डिस्कस किया था तो 9 मॉडरेट लीडर्स, तो 9 मॉडरेट लीडर्स आपके पास हो गए और आपके पास क्या है? 5 एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के नाम हो गए, राइट। ये इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, क्या कंट्रीब्यूशन है अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। वी शुड प्रोसीड नाउ, राइट। क्या है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी? क्या है? क्या आपको याद है मॉडरेट आइडियोलॉजी क्या थी? मॉडरेट आइडियोलॉजी का मतलब ये हुआ क्या? 3P मेथड, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा में रहकर विरोध। हमारा विरोध क्या था? माने मॉडरेट लीडर्स का विरोध क्या था? डिमांड क्या थी? डिमांड थी कि सर सिविल सर्विसेज का इंडियनाइजेशन कर दीजिए, भारतीयकरण कर दीजिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस के नंबर बढ़ा दीजिए, या लेजिस्लेचर में इंडियंस के नंबर बढ़ा दीजिए, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नंबर बढ़ा दीजिए, गवर्नर जनरल या वाइस राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नंबर बढ़ा दीजिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नंबर बढ़ा दीजिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इंडियंस के इलेक्शंस को बढ़ा दीजिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या कम कर दीजिए,
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की इंडिया काउंसिल में इंडियंस के नंबर बढ़ा दीजिए, हमारी यही डिमांड थी। होम चार्जेस को कम कर दीजिए। होम चार्जेस जो 1792 के चार्टर एक्ट में इंपोज किए गए थे। होम चार्जेस का मतलब है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, होम चार्जेस का मतलब है 1793 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था, उसके सारे खर्चे इंडियन रेवेन्यू से निकलेंगे, याद करिए। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक मीडियम है, हम इसी ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोकना चाहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि प्लीज सर, ये इंडियन रेवेन्यू पर जो एक्सपेंडिचर चार्ज है उसको यहां से हटा दीजिए। राइट, ये सब हमारी डिमांड है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल हालांकि सेक्रेटरी तो 1858 में खत्म हो गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया था, तो उसके भी चार्जेस इंडियन रेवेन्यू से निकल रहे थे। राइट, उसी की बात हो रही है। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी में अंतर क्या है, ये बात कर लेते हैं। मॉडरेट्स अपर मिडिल क्लास से आते थे, और अपर मिडिल क्लास से आने के नाते उनको कॉमन पीपल के पावर पर कोई भरोसा नहीं था, वो कॉमन पीपल से दूरी बनाकर रखते थे। जितने भी मॉडरेट लीडर्स थे, हम दोनों को तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। राइट, तो क्या है कि वो अपर मिडिल क्लास से आते थे और उनको कॉमन पीपल से एक उनकी दूरी थी। कॉमन पीपल की ताकत पर उनको भरोसा नहीं था। सबसे पहली बार कॉमन पीपल की ताकत पर भरोसा जिसने प्रकट किया उसका नाम गांधी था। राइट, इनको भी क्या है, ये लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, लेकिन नो एविडेंस ऑफ कॉमन पीपल, ना तो कॉमन पीपल को लेके चलना चाहते हैं और उनसे कोई परहेज भी नहीं है। बट कॉमन पीपल की ताकत क्या होती है, इस बात का अंदाजा इन एक्सट्रीमिस्ट को भी नहीं है। राइट, फिर क्या अंतर है मॉडरेट में, ये मॉडरेट्स की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, वेस्टर्निस्ट है। माने पश्चिम के मूल्य इनको काफी प्रभावित कर रहे हैं, वेस्टर्न वैल्यूज इनको प्रभावित कर रहे हैं, जेम्स मिल के विचार इनको प्रभावित कर रहे हैं, उदारवादी विचार इनको प्रभावित कर रहे हैं, लिबरल आइडियोलॉजी, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ये सब इनको बहुत प्रभावित कर रहा है, सब खुश हो जा रहे हैं। राइट, तो ये गेव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू वेस्टर्न वैल्यूज, पश्चिम के मूल्यों को, पश्चिम के मूल्यों से पूरी तरह से प्रभावित हैं। यहां देखेंगे तो ये ट्रेडिशनलिस्ट है। ट्रेडिशनलिस्ट का मतलब है अपने कल्चर, इंडियन पास्ट और इंडियन कल्चर से काफी प्रभावित है। तो ये अंतर है इन दोनों के बीच में, ये अंतर है इन दोनों के बीच में। तो इनका अंतर गेव स्पेशल प्रेज टू इंडियन पास्ट एंड कल्चर। राइट, क्लियर, ठीक है। इनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, आपने देखा था इनकी मेथोडोलॉजी 3P, प्रेयर, एक पी का मतलब है प्रेयर, दूसरे का मतलब है पिटीशन, तीसरे का मतलब है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट। अब आप सोचिए, ब्रिटिश इंडियन का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और इस मेथड से आप ब्रिटिश को चैलेंज कर पाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। 1885 से 1905 तक ऐसा कुछ भी मॉडरेट पॉलिटिक्स को नहीं मिला, मॉडरेट लीडर्स को हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं आया जिससे वो अपनी अचीवमेंट्स को बता सकें। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, मॉडरेट लीडर्स का एक बड़ा अचीवमेंट ये है कि उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी देकर इंडियंस को अवेयर किया कि ब्रिटिश हम पर सिर्फ रूल नहीं कर रहे हैं बल्कि इंडियंस का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, धन की निकासी हो रही है। जितनी बेहतर चीजें हैं गंगा नदी में, उन्होंने एक ऐसा स्पंज सिस्टम तैयार किया है कि गंगा नदी की सारी अच्छी चीजों को वो एब्जॉर्ब करते हैं और जाके टेम्स नदी में निचोड़ देते हैं। ये जागरूकता पैदा करने के लिए शुक्रिया किसका, दादा भाई नौरोजी का। राइट, तो हम देखेंगे कि इनकी मेथोडोलॉजी में क्या हुआ कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ भारतीयों को, क्योंकि हम स्वराज मांग रहे थे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मांग रहे थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोकने की बात कर रहे थे।
राइट। एक्सट्रीमिस्ट की मेथोडोलॉजी क्या है? इनकी मेथोडोलॉजी थी मेथड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज कर दिया। मॉडरेट लीडर्स की जो मेथोडोलॉजी थी उसको हटाकर आंदोलन की राजनीति पर उतर आए, मूवमेंट पॉलिटिक्स पर आ गए, आंदोलन की राजनीति पर आ गए। राइट। वो आंदोलन की राजनीति पर आ गए का क्या मतलब हुआ? मेथड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? तो मेथड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ क्या? फर्स्ट पॉइंट, मेथड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस में चार बातें शामिल हैं। वो चार बातों में पहली बात स्वदेशी। स्वदेशी मतलब स्वदेशी को प्रमोट करना है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, कुछ भी हो, हमें स्वदेशी प्रमोट करना है। अगर स्वदेशी प्रमोट करना है तो बाइकॉट करना होगा विदेशी को। तो बाइकॉट विदेशी मतलब क्या? ब्रिटिश गुड्स और सर्विसेज को बाइकॉट करना है। तो बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने पहले भी कहा है कि अब बार बार ब्रिटिश गुड्स और सर्विसेज को हर मोमेंट पे हम बाइकॉट करेंगे। तो ये बार बार बाइकॉट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ब्रिटिश गुड्स और सर्विसेज को बाइकआउट करेंगे और जैसे ही मूवमेंट खत्म हो जाएगा वापस हम ब्रिटिश गुड्स और सर्विसेज को एंजॉय करने लगेंगे, क्योंकि हमारे पास बेटर अल्टरनेटिव नहीं है। तो इसलिए हर बार हम ब्रिटिश गुड्स और सर्विसेज को बाइकआउट करेंगे और आंदोलन समाप्त होने के बाद उसको फिर से अपनाने लगेंगे, क्योंकि अच्छी अल्टरनेटिव मेरे पास नहीं है। तो क्या है? बाइकआउट है ना, ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज। हम नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। नेशनल एजुकेशन का मतलब है स्वदेशी शिक्षा। इसका मतलब ये हुआ दो तरीके हो सकते हैं, स्वदेशी ज्ञान वर्नाकुलर लैंग्वेज में और पश्चिमी ज्ञान वर्नाकुलर लैंग्वेज में। राइट। तो क्या है? नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, स्वराज को प्रमोट करेंगे। स्वराज का मतलब हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब केवल इतना हुआ, स्वराज का मतलब केवल इतना हुआ कि हमें जिम्मेदार शासन दे दिया जाए, जिम्मेदार प्रशासन दे दिया जाए। जिम्मेदार शासन, जिम्मेदार प्रशासन का मतलब केवल इतना है कि हम जिनको चुनकर लेजिस्लेचर में भेजें वे हमारे लिए नियम बना दें, वे हमारे प्रति जवाबदेह हों, या सरकार ही हमारे प्रति जवाबदेह हो जाए। उनकी जवाबदेही नहीं है। फर्स्ट टाइम उन्होंने 20 अगस्त 1970 को मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, और उन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमें दी नहीं पूरी तरह से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आप देखेंगे उसमें जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी उसमें प्रोविंशियल लेवल पर पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में उन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी, और पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उन्होंने प्रोविंशियल लेवल पर दी 1935 में। तो जो वादा मॉन्टेग्यू ने 1917 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में किया वो निभाया कब? 1935 में। राइट। तो ये सब कुछ है, स्वराज देंगे। राइट। यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि 1885 से 1905 की जो मॉडरेट पॉलिटिक्स है वो फेल हो गई। राइट। वो फेल हो गई, और 1905 या हम कह सकते हैं कि ये नॉन प्रैक्टिकल है, नॉन प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली ये हिट नहीं है। और 1905 से जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स है वो फेल हो गई। माने दोनों ही डायरेक्शन नहीं दे पाए, मॉडरेट पॉलिटिक्स भी फेल हो गई, प्रैक्टिकल नहीं थी, और एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स भी फेल हो गई। राइट। The method of passive resistance was developed by Aurobindo Ghosh in his journal Vande Mataram। अरविंदो घोष ने ये मेथड डेवलप किया था और इसके बारे में अपने एक जर्नल वंदे मातरम में बतलाया था। राइट। तो ये हमारे पास क्या है? मेथड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बंगाल के विभाजन के विरोध में स्टार्ट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो एक्सट्रीमिस्ट के हाथों में बागडोर आ गई स्वदेशी आंदोलन की, और स्वदेशी आंदोलन के मेथड को लेकर हम देखेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में डिफरेंसेज आ गए।
कैसे डिफरेंसेज आ गए कि स्वदेशी आंदोलन को जो बंगाल के विभाजन के बाद पैदा हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। स्वदेशी आंदोलन को मॉडरेट्स, नरमपंथी सिर्फ बंगाल की सीमा तक रखना चाहते थे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट उसको पूरे देश में फैलाना चाहते थे। इसी तरह से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में मेथड को लेकर के भी, बाइकॉट को लेकर के भी मतभेद थे। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस स्प्लिट हो गई, कांग्रेस डिवाइड हो गई। पहली बार कांग्रेस डिवाइड हुई 1907 में। अपनी स्थापना के 1885 में स्थापना हुई, उसके इतने वर्षों के बाद कांग्रेस में पहला डिवीजन हुआ और इस डिवीजन का फायदा ब्रिटिश ने खूब उठाया। मॉडरेट लीडर्स को एक लॉलीपॉप दिया, वो लॉलीपॉप था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 देकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस को लॉलीपॉप दिया और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कांग्रेस से निकल गए थे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया। वो कैसे कैसे अगर हम देखेंगे, आप देखिए लाल बाल पाल, अरविंद घोष, इन सब की स्थिति को अगर हम देखें तो जैसे ही कांग्रेस में स्प्लिट हुई और स्वदेशी आंदोलन अपने गोल को पाए बिना समाप्त हो गया, क्योंकि ब्रिटिश ने इसको दबा दिया। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1908 में तिलक को जेल हो जाती है। आपका होमवर्क ये है कि तिलक को जेल क्यों हुई। तिलक को जेल हो जाती है और तिलक जेल चले जाते हैं 1914 तक, 6 साल की उनको जेल होती है। वो मांडले जेल बर्मा में रहते हैं। तो तिलक राष्ट्रीय राजनीति में नहीं है, तिलक निकल गए हैं। तो 1907 से लेकर के 1914 तक पॉलिटिकल वैक्यूम का टाइम है, राजनीतिक शून्यता का वक्त है। ध्यान देने वाली बात है कि तिलक जब मांडले जेल जाते हैं तो मांडले जेल जाते हैं तो वो एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन जब 6 साल मांडले जेल रहते हैं तो फिर वो जब बाहर निकले तो वो मॉडरेट्स होके निकले। ये तिलक की पर्सनालिटी में बड़ा परिवर्तन आया है। जब हम सुमित सरकार या बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे तो इस परिवर्तन को महसूस करेंगे। और इसी दौरान मांडले जेल में रहने के दौरान तिलक ने एक बुक भी लिखी है, वो है गीता रहस्य। तो जब गए थे तो खाली हाथ, और जब निकले जेल से तो वो गीता रहस्य लेके निकले। अब तिलक जब निकले हैं 1914 में, 1914 में 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहला, तिलक मांडले जेल से रिहा होते हैं। दूसरा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है 1914 में, राइट। तो तिलक मांडले जेल से रिहा हो गए। अब तिलक क्या करेंगे, खाली तो बैठेंगे नहीं। लेकिन जब जब भी पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा, राजनीतिक शून्यता क्रिएट होगी, कांग्रेस की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स सुस्ता रही है 1907 से 1914 के बीच में, तो ऐसी परिस्थितियों में रिवोल्यूशनरी निकल करके आएंगे। तो रिवोल्यूशनरी को हम थैंक यू इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने उस समय अपने पर्सनल हीरोइज्म के कार्य को कर कर ब्रिटिश सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज प्रस्तुत किया, जब मेन स्ट्रीम कांग्रेस की पॉलिटिक्स सुस्ता रही थी। इसीलिए हम देखेंगे जब जब भी पॉलिटिकल वैक्यूम होगा, रिवोल्यूशनरी निकलकर बाहर आएंगे, राइट। तो तिलक आएंगे और तिलक जब निकले जेल से तो क्या करेंगे, तो तिलक ने सबसे पहला होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया। होम रूल लीग मूवमेंट क्या है, वो भी स्वदेशी है, वो भी स्वराज है। हमें चाहिए स्वराज। होम रूल लीग, स्वशासन, स्वराज की मांग को पॉपुलर किया तिलक ने निकलकर। हालांकि एनी बेसेंट भी अपने असफल वैवाहिक जीवन से आयरलैंड से भारत आ गई और वो भी यहां पर होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट कर रही हैं। तिलक की होम रूल लीग मूवमेंट का क्षेत्र कुछ और है, एनी का कुछ और है, राइट। और 1916 में तिलक का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये होता है कि एक लखनऊ पैक्ट होता है, आईएनसी सेशन होता है लखनऊ में, राइट, जिसके प्रेसिडेंट शायद अंबिका चरण मजूमदार थे। तो ये एक सेशन होता है। इस सेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, इस सेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि एक्सट्रीमिस्ट जो 1907 में कांग्रेस से अलग हो गए थे, फिर से वो उसी मंच पर आकर मिले। देखो, 2 दिल मिल रहे हैं,
फिर से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक हो गए 1916 के आईएनसी सेशन में। और दूसरा एक और बड़ी बात ये होती है कि 1909 में जो मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज दे दिए गए थे, दो तरह के इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं निर्वाचन मंडल, ज्वाइंट इलेक्टोरल कॉलेज और सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज। ज्वाइंट इलेक्टोरल कॉलेज आज इस देश में है कि सीट रिजर्व होगी बट वोटर रिजर्व नहीं होगा। उस वक्त जो सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज थे उसमें सीट भी रिजर्व है और वोटर भी रिजर्व है। इससे सेपरेशन का भाव पैदा होता है और वही सेपरेशन का भाव हम देखेंगे उनको पाकिस्तान निर्माण की ओर लेके चला गया। कैसे 1909 से जो सेपरेशन की भावना जो पैदा की गई, उसका मकसद 1930 में जब मुस्लिम लीग का सेशन हुआ इलाहाबाद में, तो उन्होंने कैसे इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करी विद इन द इंडिया, भारत के अंदर एक ऑटोनॉमस स्टेट की मांग की जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब को लेकर के, मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाकों को लेकर के बनाने की बात थी। 1940 में कैसे उन्होंने डिमांड कर दी सेपरेट पाकिस्तान की, और कैसे 23 मार्च 1914 को पाकिस्तान दिवस सेलिब्रेट करने लगे 43 से, और वो उस रास्ते पर निकल गए। सांप्रदायिकता वाला रास्ता बड़ा ढलान वाला होता है, अगर रोकने के कोई विशेष उपाय न किए जाएं तो व्यक्ति लुढ़कता ही जाता है। तो हम देखेंगे कि तिलक ने पहला काम, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स एक मंच पर आ गए, और दूसरा ये हुआ कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में भी समझौता हो गया। सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज की मांग कांग्रेस ने मांग ली, जो दिए गए थे मुस्लिम को वो कांग्रेस ने मान ली, और कांग्रेस की स्वराज की आंदोलन पर मुस्लिम लीग ने अपना समर्थन प्रकट किया। ये कांग्रेस से एक बड़ी गलती हो गई। आगे आप देखेंगे जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई और हमने सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, तो उसमें हमने जब सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज को हटाकर ज्वाइंट इलेक्टोरल कॉलेज की बात की तो मुसलमान नाराज हो गया इस देश का। आप जिस वर्ग को एक बार सुविधा दे देंगे और फिर वो सुविधा छीनेंगे तो वो सुविधा छीनने देगा नहीं। गलती हो गई, कांग्रेस को यहाँ एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए था। जैसे दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज कम्युनल अवार्ड में दिए गए थे, तो गांधी ने कहा फास्ट अप टू माय डेथ, वरना हिंदू धर्म में तो एक स्थायी विभाजन हो जाता और दलित भाई बहन हमेशा हमेशा के लिए हिंदू समाज से अलग हो जाते। तो गांधी का वो जो टर्निंग पॉइंट था, वो जो गांधी का कदम था, वो तो कातिकाना था। तो यहाँ पे लखनऊ पैक्ट हुआ। 1 अगस्त 1920 को तिलक की डेथ हो जाती है। तिलक असहयोग के कार्यक्रम से, गांधी के असहयोग कार्यक्रम से तिलक संतुष्ट नहीं थे, लेकिन असहयोग के क्या परिणाम आने वाले थे इसको देखने के लिए अब तिलक नहीं है इस दुनिया में, राइट। तो ये तिलक के होम रूल लीग मूवमेंट किस तरह से समाप्त होता है हम देखेंगे। जैसे ही मॉन्टेग्यू ये अनाउंसमेंट करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, कि हम भारतीयों को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, ये नहीं खुश हो जाती हैं और अपना होम रूल लीग वापस ले लेती हैं। और तिलक की जहां तक बात है तो एक वैलेंटाइन सिरोल व्यक्ति है इंग्लैंड का, वो तिलक पर फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का आरोप लगा देता है, भारतीय अशांति का जनक तिलक को बता देता है। तो तिलक डिफर्मेशन का केस करने इंग्लैंड चले गए। तो फिर हम देखेंगे होम रूल लीग जो तिलक का था, उसका जो नेता था वो इंग्लैंड चला गया और एनी ने अपना होम रूल लीग मूवमेंट वापस कर लिया था। आगे जब गांधी आएंगे, इस दौरान एक और घटना घटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आ गए। 1893 में गांधी साउथ अफ्रीका गए हुए थे दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक केस लड़ने, लेकिन संयोग रहा कि वो लंबे समय तक वहां रुक गए, राइट। क्योंकि एजियन पर जो एजियन माने जो एशियाई लोग हैं इंक्लूडिंग इंडियन, जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ गांधी ने वहां फाइट की सत्याग्रह के माध्यम से, राइट। तो गांधी का आना भी होगा यहाँ पर। गांधी जब आते हैं यहाँ पर तो 9 जनवरी 1915 को आते हैं, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय अप्रवासी दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और 30 जनवरी 1948 को गांधी बिरला भवन दिल्ली में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो गांधी भारत आ चुके हैं। गांधी भारत आएंगे तो गांधी क्या करेंगे? गांधी
सबसे पहले गोखले से मिलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, उनके पॉलिटिकल गुरु। गांधी और गोखले के विचार आपस में मिलते हैं। तो गोखले की सलाह पर गांधी भारत भ्रमण पर निकलते हैं, क्योंकि भारत को उनको समझना है। तो भारत को समझने के लिए गोखले की सलाह पर गांधी भारत भ्रमण पर निकलते हैं। अब चूंकि गांधी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए तो वो महात्मा बन करके आए, महात्मा घर पे कैसे रह सकता है, इसलिए उनको साबरमती आश्रम की स्थापना करनी पड़ी। तो साबरमती आश्रम, उनके अपने फॉलोवर्स थे, साबरमती आश्रम में रहे। 1915 जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो 1915 टू 1919 अगर हम ये दौर देखेंगे तो गांधी ने इस दौर में ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया। सहयोग कैसे किया उन्होंने? जैसे जो इंडियन यूथ था उसको इनकरेज किया कि वो भारतीय सेना में शामिल हो, है ना। एक बड़ा अनुदान गांधी ने इकट्ठा किया, लगभग 15 लाख पाउंड का, जिसमें ब्रिटिश सरकार को ये मदद मुहैया कराई। उम्मीद और अभिलाषा ये थी कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा, ब्रिटिश सरकार इस सहयोग के बदले हमें स्वराज दे देंगे। गांधी का यह सपना था, गांधी का ऐसा मानना था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो खत्म हुआ। जब भी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ये ब्रिटिश सरकार ने इम्पोज कर दिया था। एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ होता है जिसमें शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, लंबे समय तक उसको बिना अपील वकील दलील किए रखा जा सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इस समय है इस देश में, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए रासुका बोलते हैं, ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। लेकिन इसकी एक लिमिट है, लंबे समय की बजाय एक लिमिट है। पहले 3 महीने, फिर एक कमेटी की रिकमेंडेशंस पर ये मियाद बढ़ सकती है। तो इस पूरे दौर में गांधी ने ब्रिटिश का सहयोग किया, और सहयोग के बदले उनको अभिलाषा थी कि हमें क्या मिलेगा, स्वराज मिलेगा। इस दौर में गांधी ने 3 आंदोलन का भी नेतृत्व किया। एक चंपारण में, जब गांधी 1916 में कांग्रेस के आईएनसी सेशन में पार्टिसिपेट करने गए, तो वहां उनको एक राम प्रकाश शुक्ल, कुछ ऐसा नाम है, देख लीजिएगा, मिलते हैं, जो चंपारण के किसान थे, और चंपारण के किसानों की दुर्दशा को देखने के लिए उन्होंने गांधी को बुलाया था। और गांधी इस बुलावे पर चंपारण गए, उन्होंने वहां चंपारण मूवमेंट किया, फिर खेड़ा किया, फिर अहमदाबाद किया। तो ये चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आप देख लेंगे, इसके कोई फैक्ट अगर पूछे जाते हैं। कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको लगाने की बात होती है, तो देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाए, साबरमती आश्रम, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए तो आप सीक्वेंस देख लेंगे। लेकिन गांधी ने सहयोग किया, तो सहयोग के बदले मिला क्या? जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था, उस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की जो कुछ पॉइंट्स थे, वो एज ए रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया। रॉलेट एक्ट, ब्लैक लॉ, ये वही बात हो गई कि बिना डाउट के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जा सकता है। इसके पीछे का मोटिव ये था कि जो इंडिया में नेशनलिज्म था, नेशनलिज्म प्रमोट हो रहा था, उस नेशनलिज्म को सप्रेस करना इसका मेन मोटिव था। तो हम देखेंगे कि इससे गांधी काफी दुखी हुए, और उन्होंने अगर हम देखेंगे तो रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट करा। तो रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट करा, तो ब्रिटिश सरकार ने हमें एक तोहफा दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद गांधी समझ गए कि सरकार के साथ सहयोग करके हमें स्वराज नहीं मिलेगा, हमें ब्रिटिश सरकार के साथ करना पड़ेगा असहयोग, और तब हम पाएंगे क्या? स्वराज। तो ब्रिटिश सरकार के साथ गांधी असहयोग करेंगे, तो क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और कमिटमेंट करेंगे पब्लिक से कि 1 साल के भीतर आपको स्वराज मिलेगा। तो कल हमारी क्लास नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर होगी। तो इस तरह से हम देखेंगे तिलक जेल, और तिलक जेल से बाहर निकले। फिर हम देखेंगे बीसी पाल, लाल बाल पाल में पाल जो थे वो 1907 के बाद कुछ समय के लिए लंदन गए, और लंदन से फिर जब वो वापस आए तो गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे। बिपिन चंद्र पाल को गांधी के इस कार्यक्रम से सहमत नहीं थे, और उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया, और एक्टिव पॉलिटिक्स से वो रिटायर हो गए।
तो बिपिन चंद्र पाल का नाम देखने को नहीं मिलेगा। अरबिंदो घोष का भी नाम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अरबिंदो घोष भी क्या है 1907 के बाद उनका एक किसी केस में, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में एक नाम आया, लेकिन चित्तरंजन दास ने वो केस लड़ा जिससे वो बरी हुए और उसके बाद वो पौंडुचेरी चले गए। और पौंडुचेरी जाने के बाद उन्होंने वहां अरबिंदो आश्रम स्थापना किया, अरबिंदो आश्रम की, और शेष जीवन उन्होंने वहीं पर बिताया। तो अरबिंदो घोष भी नहीं देखेंगे, बिपिन चंद्र पाल भी नहीं देखेंगे, राइट। और लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए थे, अमेरिका से लौट करके आए तो हम देखेंगे कि 1920 का जो आईएनसी का स्पेशल सेशन हुआ उसमें लाला लाजपत राय उसकी अध्यक्षता करेंगे, प्रेसाइड करेंगे। लाल बाल पाल गुट का एकमात्र नेता जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना वो लाला लाजपत राय थे। तो हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की चर्चा कल करेंगे, राइट। ये हमारे पास अभी तक फिगर है। गांधी को इंटर करा लेते हैं राजनीति में। तो गांधी आ जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत, और भारत आने के बाद अब हम गांधी को देखेंगे जिसकी शुरुआत कल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से होगी, लेकिन कुछ पॉइंट देख लीजिए। उनकी आइडियोलॉजी क्या है गांधी की? तो आइडियोलॉजी में कुछ पॉइंट हैं जिसमें सत्याग्रह है, मीन्स एंड्स प्योरिटी है, क्लास कोऑर्डिनेशन है, सर्वोदय है, इकोनॉमिक आइडियाज हैं, एजुकेशनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल आइडियाज एंड मॉरल स्वराज। तो हम गांधी की बात कर लेते हैं, राइट। गांधी की बात कर लेते हैं। क्या बात है गांधी की? इस व्यक्ति ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक ऐसा हथियार तैयार किया जिसका जवाब ब्रिटिश के पास नहीं था, और वो हथियार था सत्याग्रह की पॉलिटिक्स। सत्याग्रह की पॉलिटिक्स, सत्य और अहिंसा पर आधारित राजनीति। दुनिया में पहली बार सत्य और अहिंसा पर आधारित राजनीति की एंट्री राजनीति में कराने का श्रेय गांधी को जाता है। वैसे इसके पहले यह माना जाता था कि सत्याग्रह और राजनीति का कोई रिश्ता नहीं है, सच और राजनीति का कोई रिश्ता नहीं है, अहिंसा और राजनीति का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन गांधी ने सबसे पहले दुनिया में यह सफल प्रयोग किया। सबसे पहले उन्होंने अपना प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया, राइट। तो सत्याग्रह की पॉलिटिक्स, मास एंड्स प्योरिटी। गांधी का मानना था कि बीज की पवित्रता होना जरूरी है, राइट। तभी पेड़ अच्छा होगा, अगर बीज अच्छा होगा तो पेड़ अच्छा होगा। तो मास मींस एंड्स प्योरिटी, सॉरी, तो मींस पर फोकस कर रहे हैं, साधन साध्य की पवित्रता, अगर आपने हिंदी में सुना हो तो गांधी मींस एंड्स प्योरिटी की बात कर रहे हैं, राइट। और गांधी का यह विचार गोखले से बड़ा मैच करता है, इसीलिए गोखले उनके पॉलिटिकल गुरु हैं। फिर क्या है, क्लास कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो कार्ल मार्क्स क्लास स्ट्रगल की बात कर रहा है, बुजुर्गा और सर्वहारा। मार्क्सवादी हमेशा अपनी सोसाइटी को क्लास में डिवाइड करते हैं, एक वो है जो शोषण कर रहे हैं, एक वो है जिनका शोषण हो रहा है। तो जो शोषण कर रहे हैं वो बुजुर्गा है, जो जिनका शोषण हो रहा है, जो वर्कर हैं, लेबर हैं, वो सर्वहारा है। तो कार्ल मार्क्स कहता है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है, पाने के लिए सारा संसार पड़ा है। और किस तरह से हम देखते हैं कि बुजुर्गा की एसेट्स पर सर्वहारा अटैक कर दे और उनको स्टेट के एसेट बना दे, राज्य की संपत्ति बना दे। लेकिन गांधी ऐसा कुछ नहीं करें। गांधी कह रहे हैं यार क्लास कोऑर्डिनेशन का मतलब है जमींदार, किसान, पूंजीपति और वर्कर, है ना, महिला, पुरुष, गरीब, अमीर, सभी मिलकर के क्या करें, आगे बढ़ें। तो क्लास कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने एक अच्छा विचार दिया इकोनॉमिक आइडियाज में। उनका मानना है कि आपने, अगर आपके पास अधिक पैसा आ गया है तो इसका मतलब आपके पास कोई स्पेशल स्किल है, और उस स्किल की वजह से आपने सोसाइटी से पैसा खींच लिया है। अब सोसाइटी से पैसा खींच लिया, आपके पास पैसा आ गया, अब आप एक काम करिए। क्या काम करिए? कि जो पैसा अतिरिक्त आपके पास आ गया है उसका एक हिस्सा आप अपने खर्च के लिए रखिए, और शेष हिस्सा आप उसी समाज को वापस लौटा दीजिए जहां से वो लिया है। कैसे लौटा दें? आप स्कूल बनवा दीजिए, हॉस्पिटल बनवा दीजिए, रोड्स बनवा दीजिए, राइट। हेल्थ बजट पर कुछ पैसा दे दीजिए। गांधी का ये विचार उस समय मॉरल था, लेकिन आज की सरकारें गांधी के इस विचार को क्रियान्वित करने के लिए लॉ का निर्माण कर रही हैं।
कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स लगा दिया गया है, सेस लगा दिया गया है। तो गांधी के विचार वर्तमान में भी कितने रिलेवेंट हैं? ये गांधी का इकोनॉमिक आइडियाज है, ये गांधी के इकोनॉमिक आइडियाज की बात हो रही है, राइट। क्लास कोऑर्डिनेशन की बात हो गई, सर्वोदय और अंत्योदय, गांधी सर्वोदय की बात कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी वर्तमान की सरकारें इसी पर आगे बढ़ रही हैं। यही डीपीएसपी का मकसद है, यही कॉन्स्टिट्यूशन गॉडफादर का मकसद है। तो क्या है? सर्वोदय, सबका साथ, सर्वोदय, सभी का उदय होना चाहिए। अंत्योदय, सर्वोदय और अंत्योदय एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर सर्वोदय होगा तो अंत्योदय होगा। सबसे अंत में खड़े व्यक्ति का भी उदय हो जाए। गांधी का ये विचार उपयोगितावादी और उदारवादी विचारधारा से अलग है। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल कहता है मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम पीपल, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। गांधी अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात नहीं कर रहे हैं, गांधी सबके सुख की बात कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख में कुछ लोग छूट जाएंगे, और वो छूट जाएंगे तो उससे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी का निराकरण नहीं हो पाएगा। गांधी के इस प्रिंसिपल से, सर्वोदय और अंत्योदय से, भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी जैसी विकट समस्याओं का समाधान गांधी ने प्रस्तुत किया। थैंक्स गांधी, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक आइडियाज अभी बताया। एजुकेशनल आइडियाज, शिक्षा का उद्देश्य स्किल पैदा करना होना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ गांधी का मानना है कि आप अर्न करना को सीखिए। वर्धा शिक्षा योजना के संदर्भ में गांधी की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको समझा जा सकता है। मेंस में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, फाउंडेशन बैच में। उनके सोशल आइडियाज क्या है? सोशल आइडियाज में वो बात करते हैं क्या कि भाई अपर कास्ट, लोअर कास्ट, है ना, अनटचबिलिटी समाप्त हो, वीमेन एम्पावरमेंट हो, वीमेन एजुकेशन हो, राइट। ये सारी बात, वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने की बात गांधी नहीं कर रहे हैं। शायद यही गांधी और अंबेडकर के बीच में यहाँ टकराव भी है, इसी आइडियोलॉजी को लेकर के। गांधी जाति व्यवस्था के समाप्त की बात कर रहे हैं कि जाति व्यवस्था का मतलब उसमें ऊंच नीच नहीं हो, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, राइट, अनटचबिलिटी। तो ये सोशल आइडियाज हैं। कल्चरल आइडियाज क्या है? गांधी ने पूरी ब्रिटिश सभ्यता को चैलेंज कर दिया। सुनिए, गांधी ने पूरी ब्रिटिश सभ्यता को चैलेंज कर दिया। गांधी ने कहा ब्रिटिश सभ्यता अधिक उपभोगवादी है, वो अधिकतर उपभोग करती है, और अधिकतर उपभोग करने के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने पूरी पश्चिमी सभ्यता को ही चैलेंज कर दिया। वे कह रहे थे कि हम आपको सिविलाइज्ड करने आए हैं, और गांधी ने उल्टा ब्रिटिश सभ्यता को ही चैलेंज कर दिया। क्या बात है। गांधी के अंडर में पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट घूम रहा है। आप गांधी की निंदा कर सकते हैं, गांधी की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, गांधी तेरा नाम रहेगा। क्योंकि गांधीवाद को कैसे खत्म कर देंगे, गांधीयन आइडियोलॉजी को कैसे खत्म कर देंगे? तो पूरी पश्चिमी सभ्यता को चैलेंज कर दिया गांधी ने। मॉरल स्वराज की बात कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने बता दिया कि हम सिर्फ ब्रिटिश के पैरों तले नहीं, बल्कि ब्रिटिश सभ्यता के पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। तो पूरी ब्रिटिश सभ्यता को चैलेंज कर दिया, और ब्रिटिश सभ्यता को बताया कि आपकी सभ्यता, आप सभ्य नहीं है, ये सिविलाइजेशन सर्वांगीण विकास नहीं करने देती है। आज भी अगर हम देखेंगे तो यूरोप में, अमेरिका में देखेंगे तो पर कैपिटा जो कंजम्पशन है किसी भी चीज का, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे वो फूड का, वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी को वो फील करने के लिए इंडिया आते हैं, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे फील करेंगे। फिर उन्होंने मॉरल स्वराज की बात की। मॉरल स्वराज का मतलब क्या हुआ? मॉरल स्वराज का मतलब ये हुआ कि भाई गांधी ने कहा कि अगर हम ब्रिटिश के कोर्ट इस्तेमाल नहीं करें, ब्रिटिश के स्कूल्स इस्तेमाल नहीं करें, उनके कॉलेजेस इस्तेमाल नहीं करें, उनके गुड्स इस्तेमाल नहीं करें, उनकी सर्विसेज इस्तेमाल नहीं करें, हम लेजिस्लेचर में नहीं जाएंगे, तो अगर हमें वो स्वराज नहीं भी देते हैं, स्टिल हम स्वराज को एंजॉय कर सकते हैं। ये गांधी का मॉरल स्वराज है, ये गांधी के मॉरल स्वराज की कल्पना है। एक होमवर्क आपको मैं दिए देता हूं, आपको बताना है गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी, राइट।
और गांधी ने मेरे सत्य के साथ प्रयोग जो पुस्तक लिखी हुई है, उस शुरुआत में सबसे पहली किताब जो लिखी है वो किस भाषा में थी, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट? तो ये हम देखते हैं गांधी की आइडियोलॉजी है। अब गांधी की आइडियोलॉजी ये है। अब आप गांधी समझ गए कि गांधी मीन्स व्हाट, गांधी मीन्स क्या। अब सुखदेव राजगुरु भगत सिंह पर चूंकि वायलेंस के एलिगेशन है, तो गांधी इरविन समझौता होगा तो भगत सिंह का जिक्र क्यों नहीं होगा? क्योंकि गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स का ग्राउंड क्या तैयार किया है? सत्याग्रह। हालांकि ये बड़ा डिस्प्यूटेड मामला है, आपके इमोशंस कुछ और हो सकते हैं, लेकिन इमोशंस को हर्ट करना मेरा मकसद नहीं है। मैं सिर्फ एक बात बतला रहा हूं, गांधी का जो गांधी बना है, जिससे वो गांधी इन सब से मिलकर के बना है। राइट? फिर इसके बाद अगर हम देखें तो उनकी मेथड क्या है, उनका मेथोडोलॉजी क्या है, जितने भी मूवमेंट होंगे उसमें मेथड किस तरह का इस्तेमाल किया है। जैसे अगर हम देखेंगे तो मॉडरेट्स जिस मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं वो 3P है, पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट को भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट, लव लेटर भेज रहे हैं, रिमाइंडर लेटर भेज रहे हैं, फिर लव लेटर भेज रहे हैं। उससे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन रुकेगा, सवाल ही नहीं उठता। उससे वो स्वराज दे देंगे, उससे वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे देंगे? नहीं देंगे। तो गांधी ने जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की, जो भी उनके मूवमेंट हैं उनमें आप देखेंगे, फर्स्ट फेथ इन जनशक्ति, जनता की शक्ति पर भरोसा प्रकट किया। सबसे पहली बात, जनता की शक्ति पर भरोसा प्रकट करने वाला पहला व्यक्ति गांधी है। आप कह रहे हैं गांधी ने, कभी कभी सोसाइटी में लोग कहते हुए मिल जाते हैं गांधी का क्या, अरे गांधी ने जो किया वो कोई और कर लेता, फिरोज मेहता कर लेते, दीनदयाल वाचा कर लेते, गोपाल कृष्ण गोखले कर लेते, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर लेते यही काम, जनता की शक्ति में भरोसा दिखा देते, जन आंदोलन खड़ा कर देते। आम जनता को जो 95% से ज्यादा इलिटरेट है, 96% से ज्यादा गरीब है, उसको सड़कों पर उतार कर फिर घरों के अंदर भेज देते, ये काम कोई और कर लेता? नहीं गांधी को ही करना था, गांधी इसी निमित्त मात्र चुने गए थे, खुदा ने उनको चुना था स्पेशल ब्लेसिंग देके। क्या है, कंट्रोल्ड मास मूवमेंट चलाए। जितने भी मूवमेंट गांधी ने चलाए वो सब कंट्रोल्ड थे। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हम कल क्लास लेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने स्टार्ट करा, 1 वर्ष के भीतर स्वराज का वादा किया, हालांकि स्वराज तो नहीं मिला, लेकिन जो चौरी चौरा केस हुआ 5 फरवरी 1922 को, तो गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया और आंदोलन वापस हो गया। हालांकि गांधी को काफी क्रिटिसाइज करा गया इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन गांधी ने कहा नहीं, सत्याग्रह की नीति से मेल ही नहीं खाता, सत्याग्रह उनके आंदोलन का आधार है। राइट? तो यहां पे देखेंगे उन्होंने कंट्रोल मास मूवमेंट चलाए, और उनका एक मेथोडोलॉजी है स्ट्रगल, ट्रूस स्ट्रगल। तो स्ट्रगल किया, जैसे उन्होंने मान लीजिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया, आंदोलन वापस ले लिया, फिर उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, विराम, संघर्ष हो गया, अब उन्होंने विराम कर दिया, फिर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930 में स्टार्ट करेंगे। तो 1922 से लेकर के, हालांकि उनको जेल हो गई थी 6 साल के लिए, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से, पुअर हेल्थ के कारण ब्रिटिश ने उनको रिहा भी कर दिया था, क्योंकि उनकी एक सर्जरी होनी थी अपेंडिसाइटिस की। राइट? तो स्ट्रगल, ट्रूस स्ट्रगल, ये उनकी पॉलिटिक्स है। तो जब वो विराम की अवस्था में होंगे तो क्या करेंगे, संघर्ष विराम संघर्ष। तो विराम की अवस्था में जब होंगे तो वो क्या करेंगे, रचनात्मक कार्य करेंगे। रचनात्मक कार्य के माध्यम से जनता को कांग्रेस से जोड़ेंगे, जनता को खुद से जोड़ेंगे, और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक जनाधार तैयार करेंगे। और उस कंस्ट्रक्शन वर्क में शामिल क्या होगा, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करेंगे, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के प्रयास करेंगे, और खादी और चरखा। खादी और चरखा तो जैसे लगता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सिंबल हो गया। खादी और चरखा से क्या होगा, स्वदेशी प्रमोट होगा। राइट? तो ये सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क हम देखेंगे। जब 1924 में गांधी ने केवल आईएनसी का एक ही सेशन प्रेसाइड किया, अध्यक्षता की,
और वो सेशन था 1924 का। उसमें गांधी ने कहा था, रचनात्मक कार्य करने के संदर्भ में उन्होंने कहा था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, खादी और चरखा और अस्पृश्यता का अंत, आज से हमारी यही गीता है, यही गायत्री है, यही खुदा के प्रति मेरा पवित्र कलमा है, मैं इसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। और 1924 से 1928-29 तक अगर हम देखेंगे तो गांधी रचनात्मक कार्य किए। हालांकि उनका ये स्टैंड इसलिए भी था क्योंकि उनको 6 साल की जेल हुई थी 1922 में। तो गांधी ने का मानना था कि ब्रिटिश सरकार ने उनको रिलीज कर दिया है, लेकिन नैतिक रूप से वो अभी भी जेल में है, तो इसलिए गांधी कोई आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे। राइट, ठीक है, शुक्रिया। कल हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मिलेंगे, असहयोग आंदोलन के साथ मिलेंगे, ये स्नेह देने के लिए शुक्रिया।